ग्राफ्स। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मतलब एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दो वेरिएबल्स होते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि y कैसे वेरी कर रहा है अगर हम x को वेरी कराए तो y कैसा वेरी करता हुआ दिखेगा पिक्चर की फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये y हो गया हमारा और ये हो गया x। तो यहां पर जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो y कैसे कैसे जा रहा है वो हमें दिख जाएगा। हो सकता है वो कुछ इस तरह से जा रहा हो, थोड़ी देर बाद नीचे आ रहा हो, फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा करके जा सकता है। ऐसे ही वो नेगेटिव पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बट अभी हम पॉजिटिव ये दो ही क्वाड्रेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब किस चीज को कैसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पाएंगे किसी भी चीज का? तो वो बहुत ही सिंपल है। आपको y और x में कोई रिलेशन दे रखा होगा, जैसा कि आप कर भी चुके हो। आपने ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं 10th क्लास में, जिसमें आपको इक्वेशन दी होती थी y इज इक्वल्स टू x प्लस 10। ऐसे इक्वेशन दे दी तो आप क्या करते थे? x की वैल्यू फीड करते चले जाते थे और उससे y की वैल्यू निकालते चले जाते थे। तो उससे आपको क्या पता चल जाता था? ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना है? 10 है। ये ऐसे करके लाइन आ जाएगी जब आप इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये लाइन होगी। तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है दो वेरिएबल की टर्म्स में x और y। सेम चीज को आप ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इक्वेशन क्या बता रही है? कोई भी वैल्यू x की पुट कर लो y निकाल लो, या कोई भी वैल्यू y की पुट कर लो x निकाल लो। यही तो बता रही है ना ये इक्वेशन। सेम चीज आपको ग्राफ भी तो बता रहा है। मान लो आपकी x की वैल्यू ये है तो y क्या होगा पता लग जाएगा। ठीक है, अगर यस y की सर। वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगा। तो बस ये दोनों एक्चुअल में सेम ही चीज है, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ये क्या है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है? ये इक्वेशन है। अब हमें फिजिक्स में दोनों को ही यूज करना आना चाहिए। कभी कभी डेटा जो गिवन होता है वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होता है, कभी कभी डेटा हमें ग्राफ की फॉर्म में गिवन होता है। तो कभी कभी आंसर हमें ग्राफ से निकालना पड़ेगा, कभी कभी हमें इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज y और x ये हम मैथ्स में यूज करते हैं कि x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं? इन x और y को कुछ क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग कुछ और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, ये हम दिखा सकते हैं इस ग्राफ से। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य? यस सर। चलो, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? अब ग्राफ से हमें सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है जो इक्वेशन से मिल रही है, ये हमने देख लिया। और ग्राफ के जो एक्सेस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को फिजिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही है, अगर वेरी कर रही है तो कांस्टेंट है क्या है, ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पे पिक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या बोल रहे थे हम? ये हो गया। हाँ, एक चीज और हमने यहाँ पे देखनी है ग्राफ की मदद से ही, वो ये है कि देखो जब आप कर्व ड्रॉ करते हो ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, डजंट मैटर। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपका बिल्कुल बीच से जा रही है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है सपोज करो। तो अब इससे जितना ग्राफ इस साइड शिफ्ट होगा ना, मतलब टी की तरफ जितना ज्यादा शिफ्ट होगा, उसका मतलब क्या है? देखो अगर इसी के अलोंग ग्राफ है मतलब तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो इक्वल रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब जितना टी में बढ़ रहा है उतना ही ए बढ़ रहा है, सेम वेरिएशन है दोनों में। ठीक है, ये 45 स्लोप पे होता है। लेकिन जब ग्राफ इस तरफ झुकता चला जाता है, राइट साइड में 1 2 या 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टी बढ़ना है। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टी बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम बढ़ रही है, यहाँ पे ए कम बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, माइक म्यूट रखो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टी इंक्रीज कर रहे हो
एक्सेलरेशन कम बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम बढ़ रहा है। अगर ग्राफ आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि कम टाइम में एक्सेलरेशन में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो एक पिक्चर अगर आपको दी हुई है कि मान लो ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है ना, शुरू में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वाई पे जो भी लिखा हुआ है, फिर वो धीरे धीरे कम हो गया है उसका रेट, फिर वो गिरने लगा, टी तेजी से बढ़ रहा है, ए तो गिरने लगा, फिर ऐसे ऐसे करके। तो उस ग्राफ को देख करके पूरा पूरा हमें आइडिया लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है पिक्टोरियली। वही चीज अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में दे दी जाए तो आप नहीं समझ सकते उसको इतनी आसानी से, इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चलो, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा इक्वेशंस की के बजाय। हमें समझ में आएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। इक्वेशन तो हम सॉल्व कर दिया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अगर आपके मतलब बहुत ही तगड़ी इंसाइट है तो आप इक्वेशन को देख करके कुछ रिड्यूस कर पाओगे, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए ग्राफिकली जो हाँ होता है सर। इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, समझना चीजों को। नेक्स्ट चीज क्या है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ का इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्राफ से हम दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। अभी इसमें ग्राफ में एक और पार्ट है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पर है और आपसे बोला जाए कि आप उसके ग्राफ्स ड्रॉ करो, उसका एक्सटी कर्व ड्रॉ करो। एक्सटी कर्व मतलब पोजीशन टाइम कर्व। तो ये क्या बताएगा हमें कि कितना सर। पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर है इसलिए x इक्वल टू 10 मीटर, सपोज करो 10 मीटर पे जाकर के, और ये कोई हमारा रेफरेंस था, और ये 10 मीटर पे जाकर के, ये 5 मीटर है, 10 मीटर पे जाकर के ये पार्टिकल बैठा हुआ है, या जो भी बंदा है ये बैठा हुआ है। तो ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा ना, क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है। तो टाइम भले से बीतता चला जाए, टाइम भले से बीतता चला जाए, लेकिन पार्टिकल तो 10 पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सटी कर्व हो गया। अब इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। तो अगर आपसे वीटी कर्व ड्रॉ करने को बोला जाए तो वो ये हो जाएगा टी एक्सिस के अलॉन्ग, कि केवल टाइम मूव कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी 0 की 0 ही है। सिमिलरली, हाँ, साक्षी म्यूट कर लो आप, ठीक है, जब डाउट होगा तब पूछना, ठीक है। चलो, अब देखो जरा यहाँ पे ऐसी एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, जब वेलोसिटी 0 है और 0 ही रह रही है तो चेंज तो आ ही नहीं रहा वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन 0, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन 0। दिस इज द ग्राफ फॉर रेस्ट, ठीक है। तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में साक्षी म्यूट कर लो, ठीक है। जब मैं बोलूंगा, जब मैं पूछूंगा म्यूट करो जल्दी, देखना सुन ही नहीं रही है लड़की। साक्षी, चलो, यूनिफॉर्म मोशन में का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो कि सेम हो, हमेशा सेम हो, ठीक है, ऐसे मोशन को हमने यूनिफॉर्म मोशन बोला। ऐसे में क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इनके अगर हम vt और at कर्व ड्रॉ करें तो वो कैसे दिखेंगे? एक्सेलरेशन तो 0 होगी हमेशा, और v क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, कितना भी हो सकता है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, या जितना भी गिवन है वो आप यहाँ पे देखो। उसके बाद केवल टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी सेम है, तो vt और at कर्व तो बिल्कुल सिंपल है खींचने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? xt कर्व ड्रॉ करने में इसका।
तो एक्सटी कर्व निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटी कर्व मान लीजिए पार्टिकल ओरिजिन से शुरुआत कर रहा है यहाँ से, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई 0, ठीक है, और टाइम भी क्या हो गया 0, तो x1 0 है, t भी 0 है। अब देखो जरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम ही तो होगी, एवरेज वेलोसिटी भी, ठीक है। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है हर मोमेंट पे, तो एवरेज भी 5 मीटर पर सेकंड ही निकल के आएगी उस केस में, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी होता है। अब ये तो कांस्टेंट है, कितना है, v है, ठीक है, ओके। हाँ बोलो, क्या डाउट है साक्षी? सर हाँ बोलो। सर बट जो उसकी हाँ वी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जैसे पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो हर वक्त 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। तो अब जब तुम इसकी एवरेज निकालोगे अच्छा, तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही निकल के आएगी, हाँ ठीक हाँ है, हाँ, ठीक है। तो अब ठीक है इसको सर। सॉल्व करते हैं। तो v कितना है, v तो कांस्टेंट है हमारा। x2 कितना हो गया, उसको x2 लिख लो। t2 कितना है, वो फाइनल टाइम है। तो x2 कितना आ गया, v इंटू t2 आ गया। अब देखो, v जो है वो तो कांस्टेंट है जितना भी होगा, ठीक है। और t2, t2 क्या है, t टाइम है। 0 से आपने शुरू किया, उसके बाद जो भी टाइम है वो t2 है। यहां से ये t2 हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ऐसे ऐसे करके t2 बढ़ रहा है, ठीक है। जब ऐसे ऐसे t2 बढ़ेगा तो x2 क्या होगा, यानी x2 मतलब x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू vt। तो जैसे जैसे t बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे x बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, अगर मान लो v हमारा 5 था, तो t की जैसे वैल्यू बढ़ाओगे उसका 5 गुना x हो जाएगा आपका, ठीक है, हमेशा। तो 0 पे 0 है, 1 पे ये 5 है, 2 पे ये 10 है, 3 पे ये 15 है, ऐसे करके आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा पोजीशन टाइम कर्व जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर अगर आपका t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 ना होकर के मान लो सपोज करो 10 मीटर होती, तो फिर क्या होता, सब कुछ सेम ही रहता, बस ये क्या हो जाता, 10 से शिफ्ट हो जाता ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्लोप सेम रहती, बस ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो 10 से शुरू होती है यहाँ पे। अगर ऐसा हो जाता तो t इक्वल टू 0 पे अगर ये जो है 10 पर होता तो, ठीक है। क्योंकि मोशन तो सेम ही रहा ना, मोशन में थोड़ी चेंज हुआ है, लेकिन अब हमने 10 से एनालाइज करना शुरू करा। इनिशियल पोजीशन 10 है, ठीक है। तो ये कब है, जब x1 क्या है 10 है, ठीक है। आदित्य समझ में आया? यस सर। चलो, नेक्स्ट जो है हमारे पास अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे मोशन की अभी हम बात कर रहे थे, तो जैसे मोशन की अभी हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में कांस्टेंट होगा ये तो। अब ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और v क्या होगा, v आपका u प्लस ए टी के बराबर होगा। और बताइए इसके अलावा, v ये हो गया, u ये हो गया, और x क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, यस सर, हाँ ठीक है। सर। यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए टी कर्व कैसा होगा, ऐसा, जो भी ये वैल्यू हो, 5 10 whatever मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा। टी बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, सेम ही है, 5 ही है, तो ये क्या हो गया, एटी कर्व हो गया। लेकिन अगर आपको वीटी कर्व ड्रॉ करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन से देख लो। तो ये इक्वेशन क्या बोलती है, टी इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी है, u। तो मान लो ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिन क्या है, टी इक्वल टू 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी थी, u। उसके बाद ए कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा v बढ़ेगा, तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे ही सेम लाइन ऑफ थॉट, अगर आप एक्स टी कर्व ड्रॉ करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है और x की पावर 1 है और t का स्क्वायर आ गया है, तो ये जो होगा ये पैराबोलिक आएगा। ये समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए,
और पैराबोलिक कर्व क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। अगर ये चीज आपको पता है तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये पार्ट फिजिक्स का नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है, लेकिन आप जानते नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ड्रॉ करने का एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, ये कर्व हमें ऐसे मिल जाएगा। लेकिन वीटी कर्व को ड्रॉ करने का दूसरा तरीका क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, चेंज इन टाइम मतलब t माइनस जीरो। तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पे, तो एवरेज भी उतनी हो जाएगी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू एटी हो गया, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया। तो आ गई अपनी इक्वेशन, फिर से जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये आ गई। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो t इज इक्वल टू जीरो पे अगर u जीरो होता तो कर्व ऐसे आ जाता, ठीक है। तो ये कब आता, जब u जीरो है। ये कब है, जब u कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसी की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आप ये भी देख सकते हो कि एक्स टी कर्व कैसा आएगा। आप क्या कर सकते हो, u की वैल्यू सपोज करो जीरो मान लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। आप मान लो a की वैल्यू मान लो टू मान लो, अगर मैं a की वैल्यू टू मान लूं और u की वैल्यू जीरो मान लूं, तो x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस t की वैल्यू पुट करते चले जाओ, 0 1 2 3 4, और उसका स्क्वायर करते करते आपको x मिलने लगेगा। जब आप उसको प्लॉट करके देखोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये ग्राफ।